हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएएस के सिलेबस में जो राजस्थान की हिस्ट्री का पोर्शन है। अब तक हमने राजवंशों की बात कर ली, जितने भी इंपॉर्टेंट राजवंश थे वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो शुरू के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें खास करके प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि शुरू के टॉपिक है तो कई बार उनसे प्रश्न उठा ली जाते हैं। उसके बारे में बेसिक जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्री हिस्ट्री से हम प्रोटो हिस्ट्री से हिस्ट्री, और उसके बाद में जो एंशियंट इंडिया का, एंशियंट राजस्थान का जो पार्ट है वो करेंगे। राजवंश हो चुके हैं, उसके बाद में सीधा मॉडर्न राजस्थान होगा। मॉडर्न राजस्थान में कैसे अंग्रेजों का आना, अंग्रेजों की संधियां, क्या क्या सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हुए, और उसके बाद में कैसे जन जागृति अवेकनिंग आती है, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। फिर पीजेंट मूवमेंट कैसे चलते हैं, ट्राइबल मूवमेंट कैसे चलते हैं, जो है प्रजामंडल आंदोलन, और फिर राजस्थान का इंटीग्रेशन। ये टॉपिक्स हैं। तो अभी बात करते हैं राजस्थान के प्राग इतिहास की। प्राग इतिहास को समझने से पहले थोड़ी सी दो चार जो बेसिक बातें जो हमें समझनी चाहिए। एक तो ये कि ये वो पीरियड है मनुष्य के इतिहास का जब मनुष्य लेखन कला से अनभिज्ञ था। उसके बाद राइटिंग स्किल्स के बारे में उसको कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो हम उस समय के मानव के बारे में जब समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास में एक ही जरिया रह जाता है, एक ही माध्यम, एक ही जो मेथड है वो है उसके द्वारा जो चीजें यूज में ली गई है उनसे समझा जाए कि वो क्या करता था। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो आप किसी एक रूम में गए, वहां पर मालूम चला कि कोई पहले टेनेंट रहता था, वहां किराएदार रहता था। आपको कमरे में जो है ग्रीस का के कुछ डब्बे मिले हैं, कुछ जो है कुछ ऐसे डिवाइसेस उपकरण मिले हैं लोहे के, जो कि मतलब मैकेनिक यूज करता है, या कुछ और भी ऐसी चीजें मिली जिससे आपको आइडिया लगता है कि यहाँ पर जो पहला जो व्यक्ति रहा होगा या टेनेंट रहा होगा वो क्या प्रोफेशन में था, क्या व्यवसाय में करता था। किसी दूसरे घर में आप जाओ, वहां पे वो खूब सारे पेजेस मिलते हैं, सिलेबस मिलता है, कुछ बुक्स के पार्ट मिल जाते, तो आपको लगेगा कुछ स्टूडेंट रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा या कर रही होगी। तो वैसे हिस्टोरियंस भी तो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं उन मनुष्य ने जो चीजें यूज की, उस समय यूज करने की चीज पत्थर थी, पत्थर के औजार थे, तो उससे समझने का प्रयास करते हैं कि मानव उस समय सभ्यता की दौड़ में, सभ्यता चल रही थी उसमें कौन से फेज तक पहुंच गया था। तो वैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है करीबन 4.54 यानी करीबन 4.5 अरब साल पहले, बिलियन ईयर अगो, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन आया। करीबन 50 करोड़ साल पहले, मतलब 5.5 मिलियन, सॉरी 55 मिलियन ईयर अगो, पहली बार जो है एक ऐसा जीव बनता है जो कि दो पैरों पर चलता है, द्विपदी, जिसको बाइपेडल ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे जो है फिर जीवन जो है 4 अरब साल पहले जीवन बनता है, वो यूनिसेलुलर था, एक कोशी था, सिंपल जीवन था। उसमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बनते हैं। उसी क्रम में आगे जाके मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की उत्पत्ति, मानव कैसे धीरे धीरे बाकी जानवरों से निकल के बाहर आ जाता है, कैसे वो फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में एक मध्यम स्तर का व्यक्ति था, वो एकदम से टॉप पर कैसे पहुंच जाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य ऐसे हो गए कि वो पूरे एनिमल किंगडम का बेताज बादशाह बन गया। जो भी आज के समय में जो भी जीवित पशु हैं या पक्षी हैं जो धरती पर रह रहे हैं, जो बड़े बड़े पशु पक्षी हैं, वो मनुष्य की कृपा से ही जीवित हैं। अगर मनुष्य के बस का चलता तो उनको भी जो है अपने उपयोग में ले लेता। तो कुछ लोग इस पीरियड को होमोसिन पीरियड भी बोलते हैं कि मनुष्य ने कितना प्रभावित किया है पृथ्वी के जगत को। आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको, 11th या 12th क्लास की बुक है बायोलॉजी, उसमें दिया हुआ है कि अगर मनुष्य पृथ्वी के जीवन को अगर 24 घंटे का मान लिया जाए तो मनुष्य का अस्तित्व केवल 1 सेकंड पहले हुआ है। कहां पर 4.5 बिलियन ईयर अगो पृथ्वी बनी, और मनुष्य जो है अभी अभी आया है, और उसने कितना परिवर्तन कर दिया। तो मनुष्य की इस प्रगति, सभ्यता की प्रगति या सभ्यता का जो है कि प्रोग्रेस जो है वो किन कारणों की वजह से रही, वो भी थोड़ा बहुत जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जब इंडिया का जो जीएस पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो प्री हिस्ट्री उसमें थोड़ा ज्यादा इत्मीनान से और तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मनुष्य के पास में एक तो ब्रेन की जो उसकी कैपेसिटी थी वो करीबन 1450 क्रेनियल कैपेसिटी मानी जाती है। जितना बड़ा मस्तिष्क का आकार होगा उतनी उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी। तो एक तो वो था। दूसरा, मनुष्य ने जो सोचा उसके हाथों ने वो अंजाम दिया, जो कंसेप्ट लिया उसको एग्जीक्यूट जो है हाथों ने किया। उसका जो अपोजिट थंब है उसकी वजह से उसकी ग्रिप जो है बहुत मजबूत बनी, इससे वो हथियार बना पाया। ऑपोजिट थंब, बाईफोकल विजन और
इंक्रीज क्रेनियल कैपेसिटी, तीनों का जो मिला जुला जो असर हुआ उससे मनुष्य जो है चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। ये मनुष्य की प्रगति की दास्तान है। अब मनुष्य सबसे पहले जो है वो उसकी जो जीवन की वृत्ति है, उसका जो प्रोफेशन है, उसको जो जीवन जीने की लाइफस्टाइल है, उसमें वो चीज क्या खाता है, कहाँ रहता है, उसका आचरण कैसा है, समाज था या नहीं था, तो शुरू में नहीं था। हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, पिथोक्रॉप्टस था, होमोनीड था, होमो इरेक्टस था, निएंडरथल था। तो इसकी कई थ्योरीज हैं। अभी एक नोवाल हरारी जो इजराइल के बहुत बड़े मानव शास्त्री, उन्होंने किताब लिखी है सैपियंस, बहुत ही जबरदस्त किताब है, पिछले 5 या 10 सालों में की सबसे बड़ी किताब मानी जाएगी। उसमें ह्यूमन की हिस्ट्री को बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि कैसे जो है हम जो ये चीज सोचते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद होमो सेपियंस आता है, होमो सेपियंस सेपियंस आता है, निएंडरथल आते हैं, ऐसा क्रम में नहीं है। सभी जो है पैरेलल इनका डेवलपमेंट हुआ, कुछ खत्म हो गए पहले, कुछ बाद में खत्म हुए। उसी में जो है होमो सेपियंस सेपियंस की बात करता है। होमो सेपियंस सेपियंस जो है मनुष्य का बायोलॉजिकल नेम है। तो इस स्पीशीज के आसपास का कोई भी जो है इस जीनस में कोई भी स्पीशीज नहीं है। इसका मतलब मनुष्य ने मानव सम जितनी और भी स्पीशीज थी सबको जो है युद्ध में या तो मार डाला या फिर उनका जो है वो नेचुरली उनका पतन हो गया, या कुछ उसकी जो भी थ्योरीज है जिसमें निएंडरथल और होमो सेपियंस सेपियंस की बातें भी वो करता है। इसमें कई थ्योरीज हैं, तो उस किताब की बातें कभी करेंगे। अभी हमने 2-3 किताबों की चर्चा पहले की थी, जो पढ़ाई से इतर है, वो किताबें काफी रोचक है। यूपीएससी और आरएस की प्रिपरेशन करने वालों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो है बात कर रहे हैं राजस्थान की प्री हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड में या इंडिया में प्री हिस्ट्री हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे प्रगति करता है, और उसकी जो प्रगति की दास्तान है वो हम जब इतिहास में इसको दर्ज करते हैं तो वो 5 लाख साल पहले से ही उसकी पढ़ाई हम कर सकते हैं। उससे पहले मनुष्य जो है बिल्कुल औगड़ या बिल्कुल जिसको बोला जाता है जानवर या पशु सम था। 5 लाख साल पहले तक आते आते मनुष्य ने जो हथियार बनाए, पत्थर के हथियारों का जो प्रयोग किया, उसको आधार बनाकर जो है आइडिया लगता है, अंदाजा लगता है कि मनुष्य प्रगति की किस अवस्था में था। पहले वो खाद्य संग्राहक था, फिर वो कैसे खाद्य उत्पादक बना, फूड कलेक्टर से कैसे फूड प्रोड्यूसर बना, उसने कैसे जानवरों को पालना सीखा, कैसे उसने खेती करनी सीखी, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, यही पूरी कहानी है। अब इसको राजस्थान के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। एक तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि चूंकि मनुष्य इस समय जो है वो पहले प्री हिस्ट्री, मनुष्य इस समय या इसको कहेंगे राजस्थान, प्री हिस्ट्री इन राजस्थान में राजस्थान में प्राग इतिहास। ये टॉपिक है। तो पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए जनरली। पहला तो इंट्रोडक्शन, जो अभी हमने जिसकी बात की, परिचय, कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में सारी बातें अभी हमने, इसकी पृष्ठभूमि कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जो भी इसको आप जिस रूप में समझना चाहो। फिर जो है काल विभाजन, काल विभाजन यानी कैसे कैसे जो है मनुष्य के काल, तो इस काल विभाजन को हम जनरली देखते हैं 3 भागों में। पहला माना जाता है पूरा पाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरे को कहा जाता है मध्य पाषाण, और तीसरे को कहा जाता है नवपाषाण। नवपाषाण है नियोलिथिक, इसको कहा जाता है मेसोलिथिक। पूरा पाषाण को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पुराना काल जिसको निम्न लोअर पैलियोलिथिक, बीच वाले को मध्य मिडल, और बाद वाले को ऊपरी यानी उत्तर या अपर। ये 3 भागों में आगे इसको फर्दर बांटा गया है। अब ये तो काल विभाजन कर दिया मनुष्य के इतिहास को समझने के लिए। इसके बाद में किस तरह के ये प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग करता था, स्टोन टूल्स का प्रयोग करता था, किस तरह के उपकरण, इसकी जीवन वृत्ति कैसी थी, क्या खाता था क्या नहीं करता था, और फिर जो है इसके जीवन के अन्य पक्ष क्या थे। बिल्कुल शॉर्ट में जो चीजें पूछेंगे बल उसी की बात हम करेंगे। तो परिचय हमने कर लिया कि भाई किस तरह से मनुष्य प्रगति की इस दिशा में आगे बढ़ता है। अब जब जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, उसको समझ में आया
कि उसको जीवन जीने के लिए बेयर एमिनिटीज को क्या होनी चाहिए। अब आप एक कल्पना कीजिए, मनुष्य जब उसका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हो रखा है और वो बहुत ज्यादा जो है उसकी लाइफ जो है बिल्कुल पशु के जैसी, तो कैसा जीवन व्यतीत करता होगा। वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पुराना जो पीरियड माना जाता है मनुष्य के इतिहास का, वो माना जाता है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहले निम्न पाषाण काल। इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 पार्ट में हम पढ़ेंगे इसको। निम्न, मध्य, उत्तर, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों जो है पूरा पाषाण के साथ जुड़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पाषाण। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज, देन न्यूलिथिक एज। उसके बाद में कैलकोलिथिक एज आएगी, जिसको चालकोलिथिक एज बोलते हैं। फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आएगी, फिर आयरन एज सिविलाइजेशन आएगी और उसके बाद इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। तो इस काल में इन 5 पार्ट में हम समझने का शॉर्ट में कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण। समय क्या है इसका? 5 लाख साल से लेके, आज से 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके, बिफोर प्रेजेंट से लेके, और आज से 50,000 साल पहले। 50,000, ये तो इसकी समय होती है, आज से इतने साल पहले। ठीक है। जीवन कैसा था? यायावर, नोमैडिक लाइफ थी। मनुष्य क्या था? खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है कि उसको न तो पशु पालने आते थे, ना उसको जो है खेती करना आता था। तो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। अब जब ये गुफाओं में रहता था तो इस समय के ज्यादातर जो स्थल जो मिलते हैं जहां से हमको पता चलता है कि इस काल में आज से 5 लाख साल पहले मनुष्य कहाँ रहता था, तो गुफाओं में। तो गुफाओं के होने की वजह से क्या मिलता है? ऐसी जगहों पर रहता था मनुष्य जहां पर पहाड़ियां थी, वहीं गुफाएं मिलेगी। प्लस क्या था? जल था। तो जहां नदी बहती हो या नेचुरल कोई वाटर का रिजर्वियर रहा होगा, और जहां पर पहाड़ियों में गुफाएं होंगी, वहीं जो है इस प्रकार के स्थल मिलते हैं जो मनुष्य ने प्रयोग किया। अब खाता क्या था? इसका भोजन। भोजन क्या था इसका? जो ईटेबल्स थे, कंदमूल थे। और दूसरा था शिकार करके। शिकार करके। शिकार किससे करता था? कैसे? उपकरणों से, टूल से। टूल्स किसके बने होते थे? क्योंकि उस समय मनुष्य इतना पिछड़ा हुआ था कि उसको पता ही नहीं था कि धातु क्या है और धातु की कैसे, क्योंकि धातु तो निकालोगे कैसे जब आपके पास आग होनी चाहिए। आग के बारे में आपको पता नहीं है, तो आग का आविष्कार तो नवपाषाण काल में जाके मनुष्य को पता चलता है कि आग ऐसे बनती है। चक्के का भी तब होता है। तो कुछ पता नहीं था, तो क्या करता था? पत्थरों का प्रयोग करता था। अब पत्थर का क्या 2 यूज हो सकता है, एक उसके तीखेपन का प्रयोग करोगे, उसके भारीपन का प्रयोग करोगे। इस समय भारीपन का प्रयोग किया जाता था, इसलिए भारी उपकरण थे ये, भारी। इनको कहा जाता है कोर स्टोन टूल्स। ये कोर स्टोन टूल्स बोलते हैं। अब ये जब जब गुफाओं में रहता था तो वहां कभी कभी चित्रकारी भी करता था, पेंटिंग वगैरह भी करता था। ये तो मनुष्य कर ही सकता था, पेंटिंग्स करता था। जहां भी रह रहा है वहां गुफाओं में उसने जो है कुछ हरे या लाल या ओकर्ड कलर की कुछ शिकार, जो मनुष्य उस समय करता था वही तो पेंटिंग्स करता है। या तो कोई पक्षियों की पेंटिंग है, शिकार करते हुए मानो पेंटिंग को मिलती है, जैसे राजस्थान से बाहर भीमबेटका में मिलती है। जैसे राजस्थान में भी शैलाश्रय को मिले विंध्यन के आसपास, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये वो काल है जिस समय मोटा मोटी जो है मनुष्य के जीवन का आप जो है परिदृश्य जो है आप इसको प्रिज्यूम कर सकते हैं किस तरह से रहा होगा। अब राजस्थान के संदर्भ में ऐसे कौन से स्थान है जहां से ऐसी मनुष्य का, इतने पुराने मनुष्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो समझते हैं। सबसे पहले एक पुरातत्व शास्त्री जिसका नाम है C.A. हैकर, उन्होंने लगभग 100 साल पहले, आज से करीबन 1900 के आसपास, एक जगह है इंद्रगढ़, वहां से पत्थर का एक औजार ढूंढा जिसे कहा गया है हैंड एक्स। हैंड एक्स इंद्रगढ़ से। ये आपको प्लेस याद रखना है। दूसरा, जयपुर के पास में भी भानगढ़
करके जगह है, वहां से भी ये इस व्यक्ति को कुछ मिलता है, वही हैंड-एक्स मिलता है। हैंड-एक्स क्या, भी आगे बताऊंगा मैं आपको। हैंड-एक्स का मतलब है, इसको हिंदी में लिख सकते हो हस्त कुठार, ये हस्त कुठार। फिर एक व्यक्ति, इसका नाम है सैटन कार, इसको झालावाड़ से मिलते हैं पत्थर के औजार ये। पर इस काल के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो मिलता है वो मिलता है चित्तौड़ में बेडच नदी के किनारे। देखो नदी भी है, बेडच नदी के किनारे एक जगह, इसका नाम है नगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, इसको याद रखना है आपको। नगरी इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि यहाँ से पत्थरों का एक जमावड़ा मिलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक इंडस्ट्री रही होगी, इंडस्ट्री यानी वो पत्थर के औजार भारी संख्या में लोग बनाते होंगे। इसके अलावा जयपुर के पास में भानगढ़, ढिगारिया, विराटनगर, ये वो जगह है जहां से निम्न पुरापाषाण कालीन मानव के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है कि वहां पर उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया। अब पूरा काल या निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य किस तरह के हथियारों का प्रयोग करता था वो समझ लीजिए। 3 तरह के हथियार होते थे मोटे रूप में। स्टोन टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी निम्न पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण यानी प्रस्तर उपकरण। इनका एक स्वरूप क्या है, ये सब कोर है, मतलब बड़े पत्थर के पार्ट हैं। जैसे देखिए, समझिए कैसे, मान लो ये पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर को तोड़ा गया यहां से, इसको तोड़ दिया यहां से, ये तो है कोर, ये है फ्लेक, ये है क्रोड, ये है शल्क, हिंदी में शल्क बोलेंगे। तो इस समय शल्क का प्रयोग नहीं, छोटे पत्थरों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इस समय किसका प्रयोग हो रहा है, कोर का, भारी पत्थर का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करते थे। और ये पत्थर किस चीज के बनते, ज्यादातर बनते थे क्वार्टजाइट्स के। ये पूछा गया कई बार, क्वार्टजाइट के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको थोड़ा सा पहला तो क्वार्टजाइट के पत्थर होते थे, कोर उपकरण होते थे, और वो कितने प्रकार के मिले वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है जिसे कहा जाता है हस्त कुठार। दूसरा है चॉपर, चॉपर यानी जिसे चॉप किया जाता है, चीजों काटा जाता है। और तीसरा है क्लीवर। ये 3 प्रकार के हथियार मिलते थे, बने हुए किसके थे, क्वार्ट्ज के। स्वरूप कैसा है इनका, कोर उपकरण। तीखापन से ज्यादा भारीपन, पत्थरों का ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मस्तिष्क इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। अब कैसे, देखिए आप समझिए, उस समय मानव क्या करता था, ऊंचाई पे चढ़ जाता होगा, फिर नीचे से कोई जानवर जा रहा होगा तो उस पर पत्थर फेंक देता होगा। ये पत्थर उपकरण, एक तो बाहर से मर रहे, तीखेपन से नहीं। फिर धीरे धीरे उसका मस्तिष्क विकसित हुआ, उसको समझ में आया कि पत्थर का तीखापन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे वो जो है फिर कोड उपकरणों से शल्क की तरफ जाता है। लेकिन निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो आपको 3-4 जो जगह मैंने आपको बताई वो आपको जरूर याद रखनी। और राजस्थान में ज्यादातर जो मिलते हैं हथियार मिलते हैं वो हस्त कुठार यानी हैंड एक्स वाले मिलते हैं। ये हैंड एक्स याद रखना बस। हैंड एक्स कुछ नहीं होता, जैसे ये इस तरह का हथियार है। ये क्या है, पीछे से ये इस हथियार को, मोटे हाथ को आपको ग्रिप में पकड़ के रख दिया और उसको फेंका, ठीक है। तो ये हैंड एक्स, ये सबसे पॉपुलर इनका हथियार रहता था। तो ये निम्न पुरापाषाण काल में ये। इसके अलावा निम्न पुरापाषाण काल में कुछ रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं, शैलाश्रय मिलते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो निम्न पुरापाषाण काल को बिलोंग करते हैं या मध्य पुरापाषाण को करते हैं। उसका फिर अलग से मैं इसी के साथ में एक टॉपिक बाद में हम ले लेंगे, एक साथ ही उनको ले लेंगे। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है वो है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसमें भी सेम, पहले इसका काल क्या है,
पीरियड कौन सा, फिर इसके हथियार कौन से हैं, ठीक है। हथियार के बाद में जीवन वृत्ति कैसी है, फिर कौन कौन से स्थान है जहां से ये मिलता है। ये 4 बात आपको समझनी पड़ेगी, ये भी राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले पीरियड है 50,000 से लेके 20,000 साल पहले, वर्ष पूर्व। 50,000 साल पहले ऐसे क्या होगा, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय कुछ क्लाइमेटिक चेंज आया होगा। क्लाइमेट के चेंज आने की वजह से मनुष्य ने अपनी जीवन पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। हथियार कैसे थे, अब जो है कोर उपकरण की बजाय शल्क हथियार, फ्लैक वाले हथियार यूज करने प्रारंभ की। इसमें भी क्या परिवर्तन आया, हथियारों के मटेरियल में परिवर्तन आया। पहले के जो हथियार थे क्वार्टजाइट के थे, जबकि इस वाले जो हथियार हैं वो कैसे हैं, चर्ट के, जैस्पर के, कैल्सिडनी के, यानी ऐसे हथियार, ऐसे पत्थर जो कि भुरभुरे कम है, फ्रेजाइल कम है, जो तीखे और कठोर हैं, उनका प्रयोग ज्यादा किया। हथियारों का आकार पहले से छोटा हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ये हथियार है तो इसका ये छोटा पार्ट थोड़ा, ये शल्क है, ये फ्लैग है, इसका प्रयोग हुआ, इसका कम हुआ। समझ में आ गया कि ये समझने में कितना साल लगा, सोचिए 5 लाख साल से लेके 50,000 साल, इतने कई साल निकल गए। तो एक तो ये आया। दूसरा जो है, इस समय के हथियार जो है वो छोटे बनने लगे, ठीक है। और इसके 2 प्रकार हथियारों के जनरली मिलते हैं, एक का नाम है स्क्रैपर, एक का नाम है पॉइंट। बस ये 3 इंच से लेके 10 सेंटीमीटर के ये हथियार रहते हैं, इनका प्रयोग मनुष्य ने करना प्रारंभ किया। जीवन वृत्ति क्या थी, लाइफस्टाइल क्या थी, खाना बदोश यायावर। अभी भी मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक है, फूड कलेक्टर है, ना तो उसको पशुपालन आया है, ना ही उसे खेती करनी है। अब राजस्थान में कहां कहां से ये मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिससे सबसे ज्यादा इस तरह के हथियार मिलते हैं वो है लूनी। लूनी नदी के किनारे इस जगह पर इतने ज्यादा हथियार मिले हैं कि इसको लूनी इंडस्ट्री कहा गया है। एक तो ये जोधपुर के पास में एक जगह, इसका नाम है मोगड़ा। मोगड़ा, कोटा में चंबल नदी के किनारे कई सारे स्थान मिलते हैं, चंबल नदी के किनारे, जिसमें धनेट इंपॉर्टेंट स्थान है, हजी खेरी, भूटियां, ये स्थान। पश्चिमी राजस्थान में भी है भावी, पिचियाक, धुंधाड़ा, समदड़ी, नगरी, बड़ी ढाणी, ये स्थान है। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, लूनी इंडस्ट्री पर, इस पे प्रश्न आएगा, ठीक है। और भी अभी इसकी खोज जारी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो शैलाश्रय मिलते हैं, रॉक शेल्टर मिलते हैं, जो गुफाएं मिलती है, इस समय मनुष्य गुफाओं में ही रह रहा है, उसे घर वर बनाना नहीं आया, तो वो शैलाश्रय जो है इस पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई सर्टेनिटी आई नहीं है। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है मनुष्य के इतिहास के काल का, उसे कहा जाता है ऊपरी पूरा पाषाण काल। ऊपरी पूरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक है। सेम, इसको भी सेम उसी तरह से पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, उपकरण पढ़ेंगे, जीवन वृत्ति पढ़ेंगे, लाइफस्टाइल पढ़ेंगे और स्थान पढ़ेंगे। अब ये जो पीरियड है वो 20,000 से लेके 10,000 साल पहले, बिफोर पास, एक तो याद है। उपकरण जो है और छोटे हो गए और माइन्यूट हो गए। और किस तरह के उपकरण मिलते हैं, वो चर्ट और कैल्सिडनी बने, बहुत तीखे, बहुत छोटे, पहले से काफी छोटे। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो पॉइंट और एक का नाम है ब्यूरिन, ठीक है, ये मिलते हैं। और इसमें भी क्या है, ये जो हथियार हैं ये फ्लेक प्रकार के हथियार हैं,
धारदार हथियार है, ये ध्यान रखना। लाइफस्टाइल सेम, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह। कौन से स्थान जहां से मिलता है वो समझना इंपॉर्टेंट, वही प्रश्न आएगा आपसे। स्थानों में एक तो लूनी याद रखना ही है आपको, लूनी, सोजत। अजमेर के पास में एक जगह, इसका नाम है बूढ़ा पुष्कर, ये स्थान आपको याद रखना। इसके अलावा जोधपुर के पास में एक जगह है मोगड़ा, वहां भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बागोर और तिलवाड़ा में भी साक्ष्य मिलते हैं इसके। हालांकि बागोर और तिलवाड़ा जो है मेन तो है मेसोलिथिक एज के। तो ये कुल मिला के ऊपरी पूरा पाषाण काल है। मनुष्य के इतिहास का वो काल जब मनुष्य जो है जिसने सबसे लंबा व्यतीत जो है इसी काल को किया है। अब अगला जो काल है वो मध्य पाषाण काल है, इसको कहा जाता है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इसको भी सेम वैसे ही पढ़ना है। पीरियड कौन सा है इसका, काल कौन सा है, उपकरण कौन से है इसके, क्योंकि हमारे को जानने का स्रोत हमारे पास केवल यही है। लाइफस्टाइल कैसी, यानी जीवन वृत्ति कैसी है, और कौन से स्थान से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, ये चार एस्पेक्ट समझने। अब ये जो मध्य पाषाण काल है ये बहुत बड़ा चेंज है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अगेन कुछ ग्लेशियल चेंज आए, पृथ्वी के टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन आए, इससे मनुष्य ने जो है अब धीरे धीरे जो है पहाड़ों को छोड़ के और मैदानों की ओर जाना स्टार्ट किया। और ये पीरियड अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय से देखा जाता है। तो 9000 से लेके और 4000 साल पहले, ईसा से पहले का अलग अलग जगहों पर मेसोलिथिक का इसमें मिलता है। उपकरण इस समय जो यूज किए जाते हैं उनके लिए एक ही वर्ड यूज होता है जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म पाषाण। अब ये माइक्रोलिथ जो है वो क्या करते थे, प्रोजेक्टाइल वेपन में काम आते थे। वेपन क्या मतलब हुआ इसका, प्रक्षेपास्त्र, इसका काम। हालांकि मिडिल पैलेओलिथिक एज से प्रक्षेपास्त्र स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हड्डियां हो गए या बड़े बांस वगैरह हो गए, उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे पत्थर, जिनको माइक्रोलिथ कहा गया, सूक्ष्म पाषाण, वो बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लेड के जैसे हैं। इसमें एक माइक्रोलिथ का नाम भी ब्लेड ही है। उसको उसके ऊपर लगाया ऐसे और उसको फेंका। तो फेंकने से क्या हुआ कि अब उसके पास में उसकी क्षमता बढ़ गई, शिकार करने की क्षमता बढ़ गई। तो ये खास जो है इस समय की मानी जाती है। हथियार अब वो जो है और तीखे और मजबूत पत्थरों से बनने लगे। जीवन वृत्ति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो इस समय पहली बार पशुपालन मनुष्य ने करना स्टार्ट किया। पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य यानी ह्यूमन बीइंग ने एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री जी करना स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब है, देखिए मनुष्य पहले के टाइम में उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ भी कम होती थी। जैसे जानवर, जैसे शेरों के बारे में पढ़ते हैं, शेर बूढ़ा होने के बाद उसके लिए कौन शिकार करके लाए करना मुश्किल, तो शेर अब जो है वहीं गुफा में पड़ा पड़ा मर जाता। तो मनुष्य के साथ भी कमोबेश वैसी स्थिति थी। अब उसको लगने लगा उसकी जो है प्रकृति से जो उसकी जो लड़ाई है उसमें धीरे धीरे वो नए नए डिवाइसेस बना रहा है, जैसे नए पत्थर के औजार बना रहा है, प्रोजेक्टाइल वेपन उसने सीख लिया। तो अब उसकी जीवन वृत्ति भी बढ़ने लगी। उसको ये बात समझ में आ गई कि अब मुझे जब भूख लगती है तो या तो मुझे कंदमूल ला के खाने पड़ते हैं, जो कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते मुश्किल है। दूसरा, मुझे उस जगह पे रहना पड़ेगा जहाँ पे पानी भी हो, जहाँ पे कुछ शेल्टर बना हो नेचुरल, वो भी मैं रह रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद में मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मनुष्य उस समय समूहों में कम रहते थे। तो वैसे में क्या किया जाए, तो उसको समझ में आ गया कि पशुओं को पाल लिया जाए, जब भी भूख लगेगी मार के खा लेंगे। तो ये प्रिमिटिव जो है धीरे धीरे मनुष्य करना सीखता है। सबसे पहले जो पशुपालन जिन चीजों को करता है, भेड़ का, बकरी का, कुत्ते का, उन पशुओं को वो पालता है। और उन पशुओं को पाला, इसकी साक्ष्य में कैसे पता चलते हैं कि एक ही जगह पर कई जगह हड्डियों के ढेर मिलते हैं। यानी मनुष्य यहाँ लंबे समय तक रहा, पशुओं को पाला। पशुओं को केवल मांस के लिए पाला जाता था, दूध वूध पीना उस समय मनुष्य नहीं समझता था। तो ये पशुपालन के साक्ष्य है। और पूरे इंडिया में पशुपालन के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं वो भीलवाड़ा में एक जगह है बागोर, वहां से मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जरूर पूछा जाएगा ये भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट जगह है वो है बाड़मेर में तिलवाड़ा। इसके अलावा मंडीपा, निम्बाहेड़ा,
लूनी बेसिन में भी मिलते हैं। अब लूनी में कई सारे पत्थर मिलते हैं, तो पत्थरों के आकार से पता चलता है कि वो पत्थर जो है कौन से एज को बिलोंग करते हैं। सबसे पुराने वाले सबसे नीचे रहेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो चेंज होता है। हालांकि नदियों में थोड़ा उत्क्रम चेंज हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए पत्थरों के आकार से पता चलता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कितना विकास हुआ और उस सभ्यता की रेस में कितना आगे तक बढ़ गया। तो ये स्थान जो है आपको इंपॉर्टेंटली आपको याद रखने हैं। तो ये तो बातें हैं मध्य पाषाण। अब मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना जो स्थान मिलता है वो मेहरगढ़ मिलता है। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार खेती करना सीखा और उसी के वहां पे साक्ष्य मिलते। इस तरह के स्पष्ट साक्ष्य राजस्थान में न्यूलिथिक साइट के नहीं मिलते। कोई ऐसा वेल डिफाइंड जो है प्लेस नहीं है जो माना जाए कि न्यूलिथिक साइट है, इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या इसका मैं एक्सकेवेशन में कम हुआ, तो मेसोलिथिक वहां के प्री हिस्ट्री जो है राजस्थान के संदर्भ में खत्म हो जाती है। इस पीरियड को भी प्री हिस्ट्री या इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य को लिखना नहीं आता, तो इसको जानने के लिए हम जो स्टोन टूल्स पर ही डिपेंडेंट है। अब इसके अलावा कुछ और बातें जो है आपको जाननी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य में उस समय रॉक शेल्टर्स में रहता था। रॉक शेल्टर्स का मतलब है रॉक शेल्टर्स यानी शैलाश्रय, यानी पत्थर की गुफाएं। उन पत्थर की गुफाओं में उसने अगर कुछ चीजें मिलती है या फिर चित्रकारी मिलती है, इससे पता चलता है कि वहां पर जो है कौन से समय का मनुष्य रहता होगा। ज्यादातर जो शैलाश्रय मिलते हैं वो दक्षिण पूर्व में मिलते हैं, ठीक है, अधिकतर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में, विंध्यन के आसपास में। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1953 में एक आर्कियोलॉजिस्ट है V.K. वाकणकर, इन्होंने कोटा के पास में एक जगह है दर्रा, वहां पर 3000 से ज्यादा जो है बताते हैं कि शैलाश्रय खोजे। अब ये कौन से एज को बिलोंग करते हैं, ये तो ये बोलते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल को बिलोंग करते हैं, काल को। और मनुष्य जो प्राचीन मनुष्य जब लिखना नहीं जानता उस समय जो चित्रकारी करता है उसे पॉलीग्लिफ बोला जाता है। तो यहाँ पर प्राचीन चित्रकारी भी मिलती है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। कोटा के पास ही एक और जगह है जिसका नाम है आलनिया, ये भी फेमस है शैलाश्रय के रूप में। इसके अलावा अजमेर में एक जगह इसका नाम है मुर्जरी और बागर भाटा, यहां से भी शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। एक हाल ही में 2019 में खोज हुई है कई शैलाश्रयों की, वो भी दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। वो स्थान जो है उसे कहा गया है गेंदी का छज्जा, छज्जा और गरदड़ा। ओम प्रकाश शर्मा कुक्की नाम का की आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ओपी शर्मा कुक्की, उन्होंने इसकी खोज की। ये 2009 में लेटेस्ट जो है शैलाश्रय मिलते हैं। तो ये कुल मिला के प्राचीन गुफाएं जहां पर मनुष्य ने निवास किया था और जो है आपसे अपेक्षित की जाती। अब इसके अलावा प्री हिस्ट्री का एक और एस्पेक्ट भी, राजस्थान में किन किन लोगों ने प्री हिस्ट्री में उत्खनन का, एक्सकेवेशन का काम किया, वो भी समझना जरूरी है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने, ठीक है, ये तो भारत के संदर्भ में, इसको भारत में आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है, पुरातत्व शास्त्र का फादर। इंडिया में, राजस्थान में 1871-72 में थॉमस कार्लाइल नाम के व्यक्ति ने, थॉमस कार्लाइल, इन्होंने विंध्यन क्षेत्रों में सबसे पहली बार माइक्रोलिथ भी खोजे थे। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान माना जाता है। सबसे पहले ये पायोनियर है मतलब। इनके बाद में फिर डी मार्शल, HD सांखलिया, BN मिश्रा, RC अग्रवाल, BB लाल, ललित पांडे, अमलानंद घोष, AN घोष, DP अग्रवाल,
ये नामचीन लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में खोज इत्यादि की। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि समय समय पर आते रहते हैं, राजस्थान की बुक्स में नहीं मिलते, लेकिन नेशनल हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो उसमें राजस्थान की कुछ चीजों को बताया जाता है कि ये भी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। एक तो ये कि हमने कहा कि राजस्थान में नवपाषाण काल का कोई भी स्थान स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। इसका एक अपवाद है दौसा। दौसा में थॉमस कार्लाइल को ये मैं आपको एक्सेप्शनल चीजें बता रहा हूँ। थॉमस कार्लाइल को न्यूलिथिक साइट के कुछ चीजें मिली। न्यूलिथिक यानी नवपाषाण कालीन मनुष्य, एक तो ये याद रखना। एक डीडवाना के पास में शंगी तालाब है, ये भी पूरा निम्न पूरा पाषाण काल व मध्य पूरा पाषाण काल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी जो है मोटा मोटी जो चीजें हैं वो हमने कवर कर ली है। प्री हिस्ट्री के बाद में अगला जो पीरियड चलता है, मतलब हमने स्टार्ट किया बड़े पत्थरों से, लार्ज स्टोन से, फिर टाइनी स्टोन्स, फिर माइक्रोलिथ, ये यहां तक आए। उसके बाद हम खेती करना सीख ली। फिर मनुष्य ने पहली बार कॉपर की खोज की, यानी तांबे की। तो तांबे की खोज के साथ ही मनुष्य जो है अब थोड़ा और आगे बढ़ गया। तो ताम्र पाषाण कालीन जो है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक बोला जाता है, जिसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां अस्तित्व में आती है। तांबे में जब मनुष्य ने टिन मिलाया तो बना कांसा, तो फिर कांस्य युगीन आएगी। कांस्य युगीन में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में खास करके कालीबंगा और कुछ स्थानों के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कालीबंगा और कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है, उसको करेंगे। उसके बाद में ताम्र पाषाण कालीन, ये पैरेलल चल रही है, कुछ थोड़ा पहले भी कुछ बाद में भी है, इन दोनों में काफी फर्क भी है, वो भी देखेंगे। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता की करेंगे, फिर ताम्र पाषाण कालीन करने के बाद में सीधा फिर जाएंगे लोह युगीन में, जब मनुष्य ने लोहे का प्रयोग किया। उस समय की कई सभ्यताएं, उनकी लिस्ट देख लेंगे, तो जो काम की चीजें वो याद रखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में वैदिक काल, वैदिक काल के बाद जनपद काल, जनपद काल के बाद महाजनपद काल, और फिर जो है गुप्त काल तक का राजस्थान में दो चार बातें आपको करनी मुश्किल से हर पार्ट के अंदर। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और ताम्रपाषाण छोड़ दें तो दो चार पॉइंट ही बनते हैं, तो हमारी पूरी तैयारी जो है हो जाएगी। इसके बाद में फिर हम मॉडर्न में आराम से एंटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना, शुक्रिया।